हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। जेपीएससी परीक्षा हो या सिविल सेवा की कोई भी परीक्षा हो, अगर वो परीक्षा 3 चरणों में आयोजित होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड फेज, जिसको कि हम लोग मुख्य परीक्षा बोलते हैं, मेंस का एग्जाम बोलते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सफलता में। ठीक यही स्थिति जेपीएससी के साथ भी है। मुख्य परीक्षा ही आपके रिजल्ट को बनाता है, क्योंकि प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो एलिमिनेशन प्रोसेस है। वो एग्जाम आप दे रखे हैं, अब आपको आगे का अपना रणनीति बनाना है, आगे के विषय में सोचना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मुख्य परीक्षा होगी ये आपके रिजल्ट को बनाने या फिर आपके रिजल्ट को बिगाड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसी स्थिति में आपको अपने मुख्य परीक्षा के संदर्भ में एक पूरा खाका निश्चित तौर पे पता होना चाहिए। हालांकि जो बच्चे पहले भी मेंस दे रखे हैं या पहले भी प्रीलिम्स के एग्जाम में शामिल हुए हैं, निश्चित तौर पे उनको इस बात की जानकारी होगी, लेकिन कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम सिविल सेवा की परीक्षा या फिर जेपीएससी की परीक्षा में शामिल हुए हों। उनके लिए खास तौर से ये वीडियो, हालांकि बहुत छोटा सा बात हम करेंगे, क्योंकि इसके इंटायर सिलेबस पर एक वीडियो में बात करने से कोई फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा है। एक छोटा सा खाका हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आपको मुख्य परीक्षा के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अब सबको पता है कि जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिसमें पहले हम लोग यहां से देखें, मेन स्ट्रीम का जो पेपर होता है सोशल साइंस और साइंस, ये पेपर 3rd से लेकर के 6 तक होता है। टोटल आपके 6 पेपर हैं, ये बात भी आप जान रहे हैं। पेपर 3rd से लेकर के 6 तक मैंने यहाँ पे लिखा है कॉमन सब्जेक्ट। कॉमन सब्जेक्ट का मतलब यह है कि आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। जो आयोग के द्वारा सिलेबस अवेलेबल कराया गया है, जो सब्जेक्ट अवेलेबल कराए गए हैं, वही आपको पढ़ना है। पहले जैसे होता था कि आप अपना ऑप्शनल पेपर ऑप्ट कर सकते थे। मेन स्ट्रीम के पेपर में पेपर 3rd से लेकर के 6 तक आपके सामने ऐसा कोई विकल्प बिल्कुल भी नहीं है। तो जो कुछ भी है वो आपको ऑप्ट करना है, आपको एग्जाम उसका देना है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पेपर 1 में। पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश से मिला करके 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। और ये क्वालिफाइंग का मतलब ही होता है कि इसका मार्क्स जो है आगे आपको आपके मुख्य परीक्षा के अंक में शामिल नहीं किए जाएंगे, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि आपको हर हालत में पेपर 1 क्वालिफाई करना है। हालांकि 7th जेपीएससी में थोड़ा गड़बड़ी हो गया था, आप सबको पता है, इसके अंक को भी काउंट कर दिया गया था, लेकिन इस बार स्पष्ट तौर पर यह मेंशन किया गया है कि इसका जो भी अंक होगा वो फर्दर काउंट नहीं होगा, लेकिन इसमें क्वालिफाई करना आवश्यक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पेपर में। सेकेंड पेपर में लैंग्वेज और लिटरेचर है, और यहां पर इसकी संख्या जो है वो 15 है। ये बात भी आप भली भांति जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से इस पर ही बात करना चाह रहे थे। रीजन ये है कि अभी भी बच्चे इस डोलरम में पड़े रहते हैं कि सर कौन सा सब्जेक्ट ले। हालांकि ये विकल्प बहुत ज्यादा उनके सामने नहीं बचा हुआ है फॉर्म फिलअप करने के बाद, लेकिन सब्जेक्ट के चयन में बड़ा ही ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। मेरे दृष्टिकोण से ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन 3 आधारों पर किया जाना चाहिए। सबसे पहले जरूरी इस बात की है कि जिस सब्जेक्ट को आप ऑप्ट करने जा रहे हैं उसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट कितना है। तो आपका व्यक्तिगत रुचि सबसे मायने रखता है, क्योंकि अगर आपके इंटरेस्ट का वो सब्जेक्ट नहीं होगा, आप जबरदस्ती किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के या ये सोच करके कि उसने ये पेपर रखा था वो क्वालिफाई कर गया है तो हम भी कर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सबसे पहले तो पेपर आप बिल्कुल अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लें, ये बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि जो सब्जेक्ट आपने काउंट मतलब सिलेक्ट किया है उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस बात की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि सिविल सर्विसेज का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता है। ऐसी स्थिति में आपको आंसर कैसे करना है, उसका लेंथ कैसे रखना है, क्वेश्चन अगर बदलता है, उसका पैटर्न बदलता है, क्वेश्चन में कोई टेल जोड़ा जा रहा है, कोई हेड जोड़ा जा रहा है, उसके रूपरेखा को बदल करके पूछा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके इस तरह की समस्याओं का समाधान कोई वही व्यक्ति कर सकता है जो इस संदर्भ में जानकारी रखता है, जो इसमें पकड़ रखता है।
अन्यथा आप हो सकता है कि फंस जाए। ये जरूरी नहीं है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन किया जाए, किसी टीचर का ही सहारा लिया जाए। अगर आपके घर में, आपके दोस्तों में कोई ऐसा प्रॉपर जो आपको जानकारी दे सकता है, आप उसके सलाह के अकॉर्डिंगली भी काम कर सकते हैं। तो गाइडलाइन की भी आवश्यकता होगी, सो दैट कि कहीं अगर आप फंसे तो आपको समस्या से वो निकाल करके बाहर ले जाए। और तीसरा, ऑप्शनल पेपर को ऑप्ट करने में निश्चित तौर पे आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि क्या वो सब्जेक्ट स्कोर दे रहा है या नहीं दे रहा है। मतलब प्रीवियस ईयर में उसके रिजल्ट को देखने की आवश्यकता भी है। ठीक है, अगर जेपीएससी परीक्षा की बात करें तो 15 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में अमूमन स्कोर नहीं आता रहा है, ऐसा पीछे देखने को मिलता है। वो एक तो इंग्लिश है और दूसरा है हिंदी। इन 2 सब्जेक्ट में अमूमन लोगों का अच्छा स्कोर नहीं आता और कंपैरेटिवली इसका सिलेबस भी बड़ा है। तो बेहतर ये होगा कि इन 2 सब्जेक्ट को आप कोशिश करें अवॉइड करने का। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, भाषा संप्रेषण का माध्यम है, सब सही है, लेकिन चूंकि ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल पॉपुलेशन वाला स्टेट है, ऐसी स्थिति में थोड़ा सा प्रमोट करने की आवश्यकता भी है, इसलिए रीजनल सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। पिछली बार कई सारे बच्चों ने कहा कि सर नागपुरी में नंबर नहीं दिया तो इस बार ये कर लें। मेरा अपना दृष्टिकोण ये है कि बार बार पेपर को स्विच करना कहीं से भी उचित नहीं होता है। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पिछली बार इंटरव्यू तक गए थे, लेकिन नागपुरी उनके अनुसार की नंबर नहीं दिया है, इसलिए रिजल्ट नहीं बना। सर इस बार क्या पेपर चेंज कर ले? हम फिर से एक बार अपनी ओर से स्ट्रिक्टली कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अगर कहीं किसी प्रकार की कोई कमजोरी रही है तो आप उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास करें, अपने उस सब्जेक्ट को और मजबूती प्रदान करने का काम करें, न कि आप पेपर बदल दें। कल्पना कर लें कि आपने पेपर को चेंज कर दिया और इस बार उस पेपर में मार्क्स आपका नहीं आया, तो तीसरी बार अगर आप देने जाएंगे तो क्या फिर से पेपर चेंज करेंगे? अमूमन ऐसा नहीं होता है। इसलिए जिस सब्जेक्ट के साथ आप गए हैं उस पर यकीन रखिए और बाकी बातों को दरकिनार कीजिए कि इस पेपर में नंबर नहीं दिया था तो इस बार भी नहीं देगा, उस पेपर में दिया था तो इस बार भी दिया। आप सिर्फ इस बात पर यकीन रखिए कि अगर आपने अच्छा लिखा है, आपने आंसर को सही तरीके से किया है, तो आपको अच्छा स्कोर आएगा। इस बात को ध्यान रख करके ही ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है आपका, विकल्प सिर्फ यही है ऑप्ट करने का, बाकी तो कॉमन है, पहले हम बता चुके हैं। तो आप ये बात निश्चित तौर पर अपने जहन में रखेंगे और उसके बाद आप अपना पेपर को ऑप्ट करेंगे। चलिए, तो ये काम भी आपने कर लिया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ, अमूमन हम ये पाते हैं कि विद्यार्थी जो है वो प्लान करने में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। मेरा मानना यह है कि अब चूंकि प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जून में एग्जाम आपका हो जाएगा, ये भी ऑलमोस्ट तय सा लग रहा है, अगर और कुछ इधर उधर ना होता है तो। अब अगर जून में एग्जाम हो जाना है तो फिर आप ये सोचिए कि आपके हाथ में टाइम कितना है। अगर आप प्लान करने में ही 10 दिन गुजार देंगे तो आप सोचिए कि आप अपना कितना नुकसान करने वाली स्थिति में। तो प्लान बिल्कुल सिंपल रखिए, उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर रखिए। प्लान सिंपल रखिए, उसको एग्जीक्यूट करने का मादा रखिए। रोज आप अपना लक्ष्य तय कीजिए, छोटा लक्ष्य तय कीजिए और उसको पूरा कर लीजिए। प्लान छोटा, एग्जीक्यूशन बड़ा, ये छोटा सा फार्मूला मेरा इस पर्टिकुलर टाइम में, जब आपके हाथ में अमूमन 60, 70, 80 दिन जो भी होगा, एग्जैक्टली तो भी कहना मुश्किल है, यही वक्त आपके हाथ में है, तो इसको आप एग्जीक्यूट करने का काम कीजिए। इस पर्टिकुलर टाइम में जो बच्चे पहले एग्जाम दे रखे हैं उनके लिए तो थोड़ा पोजीशन कंफर्टेबल होगा, इसलिए होगा क्योंकि उनका सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उनके पास नोट्स अवेलेबल होंगे, थोड़ा अपडेट करने की उनको आवश्यकता होगी और साथ साथ उनको आंसर लिख करके अपना हाथ वाथ को फ्री कर लेना होगा। इतना ही काम मोटे तौर पर उनके हाथ में है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो फर्स्ट टाइम अपीयर हुए हैं, वो अगर प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आप सोचिए कि उनके हाथ में, अगर उन्होंने मेंस नहीं तैयार कर रखा है तो उनके हाथ में टाइम कितना है। ऐसी स्थिति में वैसे लोगों के लिए खास तौर से मेरा यहाँ ये मैसेज होगा कि आपका प्राइम मोटिव होना चाहिए वो 4 क्वेश्चन, हम बात कर रहे हैं पेपर 3rd से लेकर के 6th तक का,
4 जो डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको लिखने हैं 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। वो सिलेबस आप जान रहे हैं, पूरा सिलेबस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आप अभी अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए, इसीलिए हम एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। तो 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला काम तो आपको ये करना है कि वो 4 क्वेश्चन कम से कम आपको अटेम्प्ट कर लेने हैं पूरी तरीके से, ठीक है। एक जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा वो आपको पता है, 10 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। 10 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से है तो 10 ज्योग्राफी से होगा। इस तरीके से 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा आपको फिलहाल पजल्ड होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, तब जब आप मुख्य परीक्षा में जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आपने लगातार सीजीएल की तैयारी करने के साथ साथ जेपीएससी का तैयारी किया और फिर एग्जाम भी दिया है, तो प्रीलिम्स का ऑलमोस्ट आपका तैयारी हो रखा है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बिल्कुल भी टाइम देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैग करता है, माफ कीजिएगा, कॉन्फिडेंस अगर आपका लैग करता है तो एक आध घंटा जो आपने भी प्रीलिम्स के दौरान पढ़ा है उसको चाय पानी करते हुए आप देख करके उसको अपडेट करके उसको याद करने का काम करते रहिए। इससे अधिक आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। फिर यह है कि उसमें मेंस में आपको कोई झारखंड वाला बहुत कुछ पढ़ना नहीं है, न झारखंड का कल्चर पढ़ना है, न ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। तो आपको जो मेन स्ट्रीम का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पीए, इकोनॉमी, साइंस, ये वाला जो पार्ट है उसको दोहराते रहिए। तो 4 क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट में करना है। ये पहला आपका। अगर आपकी तैयारी अच्छी है या जो पुराने विद्यार्थी हैं, तब आपके सामने ये विकल्प हो सकता है कुछ पर्टिकुलर पेपर में। जैसे हिस्ट्री में तो आपको विकल्प नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन देगा। 4 जो सेगमेंट आपका है, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न और झारखंड, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। हर सेक्शन से एक ही क्वेश्चन देगा तो विकल्प मिलेगा नहीं आपको। तो 4 में से 2 विकल्प आपको लेना है। वो आप अपने तैयारी के हिसाब से इस पर्टिकुलर टाइम में कौन सा अच्छा होगा, एंशिएंट की मॉडर्न या झारखंड, ये बाद में हम बात करेंगे। फिलहाल जैसे मैंने कहा कि आपका 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये सबसे जरूरी है। तो 2 हिस्ट्री से, 2 ज्योग्राफी से। आप अपने सुविधा के हिसाब से जिस सेक्शन में अभी आप मजबूत हैं, थोड़ी बहुत भी तैयारी है, तो उस सेक्शन को आप तैयार कर लीजिए, सो दैट कि वहां से अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटे नहीं। तो पहला आपका रणनीति यही होना चाहिए कि हमको हर सब्जेक्ट में 4-4 क्वेश्चन को पूरा कर लेना है, ठीक है। ये काम अगर आप कर लेंगे तो इस पर्टिकुलर टाइम में, मतलब कि जब इतना कम टाइम हो, इतना बड़ा सिलेबस में, तो आपका आधा से अधिक काम तो मेरे दृष्टिकोण से हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि कोई चाह करके भी 100% सिलेबस नहीं कर सकता है। यहां पर आपको बचे हुए दिन में गेस वर्क के तहत भी जाना होगा, आपको रिस्क उठाना होगा इस तौर पे कि जैसे हिस्ट्री की बात करें हम लोग तो 4 सेक्शन है, आप कोई 2 सेक्शन पर अपना कमांड अच्छे तरीके से बना ले अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि यहां से हमको 2 कर देना है। अभी आप चारों सेक्शन के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि फिर अगर आप इतिहास के सिलेबस के चारों सेक्शन को तैयार करने जाएंगे तो आप अपना बहुत सारा वक्त जाया कर देंगे। इसलिए 2 सेक्शन आप अपने सुविधा के हिसाब से चूज कर लीजिए और उसको अच्छे से तैयार कीजिए। सेम काम कमोबेश आप ज्योग्राफी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आपको पहले करना है। पॉलिटी और पीए में भी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 2 पॉलिटी से, 2 पीए से। गेस वर्क करके कि कुछ खास जगह से क्वेश्चन आएगा, पिछली बार जो क्वेश्चन आया है उसको आप चाहें तो एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो रेस्ट पार्ट है उसको तैयार कीजिए। तो सिंपल रणनीति बनाइए। रणनीति आपके सिर्फ ये हो कि आप सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाली स्थिति में हो। 40 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको पता है कि लगभग 700 शब्द के आसपास में आपको आंसर करने हैं, तो उस चीज का ध्यान रखिए। आंसर करते वक्त मुख्य परीक्षा में 2-3 बात निश्चित तौर पर ध्यान रखिए। क्वेश्चन को लिखना जरूरी नहीं है, ये तो जरूरी है ही सबसे, लेकिन सिर्फ लिखना जरूरी नहीं है बल्कि प्रॉपर तरीके से लिखना जरूरी है। कई बार ये बात आती है कि यहां झारखंड में वित्ता से नाप के नंबर मिलता है, जितना लंबा लिखेंगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। ऐसा कोई भी बात बिल्कुल भी अपने दिमाग में ना रखें। आप आंसर लिखिए, कॉम्पैक्ट लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, प्रॉपर तरीके से लिखिए। खाना सिर्फ अच्छा बनाना नहीं है, उसको अच्छे तरीके से परोसने का भी काम कीजिए। अपनी कॉपी को साफ सुथरा रखिएगा। जहां आवश्यकता हो आप मैप वर्क कीजिए, जहां आवश्यकता हो आप फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम से के थ्रू अपनी बात को रखने का प्रयास कीजिए। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि आप कम शब्दों में अधिक बात कहने वाली स्थिति में होंगे। तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता होगी।
अगर इन चीजों को आप करते हैं तो मुख्य परीक्षा में आप अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट पर कैसे कैसे काम किया जाएगा ये ग्रेजुअली हम एक एक पेपर पर, जो मेरा सब्जेक्ट है, हम हिस्ट्री, पॉलिटी, पीए और इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इसके संदर्भ में हम आगे वाले वीडियो में आपसे बात करेंगे। साथ ही साथ हर सब्जेक्ट है, जो मेरा सब्जेक्ट है, मैंने जिसके विषय में भी बताया आपको, कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज हम निश्चित तौर पे इस माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका कोई अगर रिक्वायरमेंट होगा, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जो इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसका मैंने के नाम लिया है, आप हमको मैसेज करके बताइएगा, हम आपको वो वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, उसको आप सुन करके आप अपना आंसर तैयार करने का काम कर सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा के कुछ दिन पहले ही मैंने पल्लवों की संस्कृति पर एक क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। जो लोग भी हमको देखते हैं, सुनते हैं, आप प्लीज, वो मेरे गेस में शामिल है, एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन है, आप उसको एक बार जरूर देखिए और उसको देखने के बाद आपको एक आंसर लिखने का तौर तरीका भी समझ में आ जाएगा और उसको आधार बना के आप अपना आंसर तैयार करने का काम कीजिए। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही आपको बताना चाह रहे हैं। आप शुरू हो जाइए, एक एक दिन आपके लिए महंगा होने जा रहा है, बहुत प्रेसियस है आपका ये टाइम। अगर ये जून में एग्जाम हो रहा है तो फिर आपके हाथ में बिल्कुल भी वक्त नहीं है। आप पढ़िए और लिखने का काम साथ साथ कीजिए। जरूरत के हिसाब से आप किसी सीनियर से, किसी टीचर से या जिससे भी जुड़े हुए हैं, अपने आंसर को चेक कराने का काम भी कीजिए, क्योंकि लिखते वक्त हमेशा हम लोगों को ये लगता है कि हम अच्छा लिखें। ठीक है, क्योंकि हम लोग अपने तरीके से अच्छा ही लिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन सामने वाला ये जज करने की स्थिति में होता है कि क्या कुछ गलती हो रहा है, क्या कुछ गलती हुआ है, क्या कुछ सुधार किया जा सकता है। अगर आपके साथ आपका अच्छा फ्रेंड सर्किल है जो इसी परीक्षा में लगे हुए हैं, तो आप लोग आपस में भी अपना कॉपी एक दूसरे को देकर के चेक कर सकते हैं। उसकी गलती को आप बताइए, आपकी गलती को बताए और फिर सुधार करके उसको और बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। अगर ये सब कुछ प्रयास किया जाए, सिंपल सा रणनीति रखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा है, आप अच्छा करने की स्थिति में होंगे। सोचना बंद कीजिए, करना शुरू कीजिए। चलिए, आज इसमें सिर्फ इतना ही। आगे हम सब्जेक्ट के साथ बात करेंगे और हम फिर से एक बार कहेंगे आपसे कि आप पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि मेरे चैनल पर जाकर के अवश्य एक बार देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद आप अपना राय रखिएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम आप तक आगे चीजें पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।